हेलो। पिछले वीडियो में हमने समूह की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। अब हम समूहों की संख्या के बारे में बात करेंगे। समूहों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण समाजशास्त्रियों ने समूहों को कई भागों में विभाजित किया है और ये विभाजन अनेक आधारों पर किया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि कई प्रकार के आधार हैं, संख्या के आधार पर हैं, छोटे बड़े कई तरह के समूह होते हैं। जॉर्ज सिमेल, जॉनसन और होमन्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। होमन्स ने भी 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यताएं सभी विघटित की गईं, उन्हें नष्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। लेकिन समाज में समूह दोनों तरह के हो सकते हैं, छोटे भी और बड़े भी। मैकाइवर और पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूहों का भी उल्लेख किया है। और औपचारिकता के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक समूह होते हैं। औपचारिक समूह कुछ विशेष नियमों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार के समूहों की स्थापना किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है और इनके सदस्यों के संबंधों में प्रायः घनिष्ठता और आत्मीयता का अभाव होता है। और अनौपचारिक समूह में औपचारिक से विपरीत प्रकार का होता है। ये प्राथमिक समूहों के अधिक निकट है। जो कूलर ने अपना डिवीज़न किया है, ये छोटे होते हैं, सदस्यों में कम संख्या होती है, आत्मीयता, घनिष्ठता और संबंधों में स्थिरता पाई जाती है। स्थायित्व के आधार पर समूह को हम स्थायी और अस्थायी समूहों में बांट सकते हैं। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी समूह, शिक्षण संस्था, जिनकी हमेशा आवश्यकता बनी रहती है। ये समूह हम स्थिर समूह मान सकते हैं। दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी होते हैं, जैसे भीड़, श्रोता समूह, जो बहुत कम रूप में बन जाते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए और उद्देश्य की पूर्ति होते ही वे स्वयं समाप्त हो जाते हैं। बोटोमोर ने स्थिर और अस्थिर समूहों के बीच समूहों के एक विशेष प्रकार अर्ध समूह या आभासी समूह, जिसे हम क्वासी ग्रुप कह सकते हैं, इसका भी उल्लेख किया है। हम की भावना के आधार पर अंतः समूह एवं बाह्य समूह वर्गीकरण ने समनर ने वर्गीकरण किया है। अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। समनर ने इनको इन ग्रुप और आउट ग्रुप कहा है। अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है और वे उनमें एकता भी दिखाई देती है। बाह्य समूह में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकार्यात्मक आधार पर व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर अलग अलग तरह के समूह बन जाते हैं। जैसे व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक, मनोरंजनात्मक तरह तरह की आवश्यकताएं, और इसके आधार पर समूह अलग अलग तरह के बन जाते हैं। जैसे कई शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब वगैरह दिखाई देते हैं। गिडिंग और गिलिन तथा गेलिन नामक विद्वानों ने इन समूहों को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूहों के रूप में भी समझाया है। आकांक्षा के आधार पर भी समूह का निर्धारण किया जा सकता है। मर्टन ने इस आधार पर रेफरेंस ग्रुप की विस्तृत विवेचना की है और उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है और यही आकांक्षा उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। सामाजिक संबंधों के आधार पर चार्ल्स कूले ने विभाजन किया है समूहों का, और यह विभाजन सर्वाधिक विशिष्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है। उन्होंने समूहों को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। सोशल ऑर्गेनाइजेशन
नामक पुस्तक में इन्होंने 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की और उनके अनुसार प्राथमिक समूहों से ऐसे समूहों से तात्पर्य है जो कि जीवन के आरंभ से ही व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं और इनका प्रभाव जीवन पर्यंत बना रहता है। कूले ने पहले केवल प्राथमिक समूह का प्रयोग खेल के साथियों, परिवार और पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए किया था, लेकिन बाद में इस शब्द का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा उन्होंने द्वितीयक समूह बताया है। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूहों के विपरीत विशेषताओं वाला होता है। हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक समूह की विशेषताओं से रहित हैं। ये प्राथमिक समूहों की तुलना में बड़े होते हैं और इसके सदस्य एक दूसरे से दूर रहकर भी अपने बीच संबंधों को बनाए रह सकते हैं। यानी इस समूह के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष संबंधों का होना आवश्यक नहीं होता, बल्कि उनके संबंध डाक, तार, टेलीफोन और संचार के विभिन्न तरीकों द्वारा स्थापित हो सकते हैं। इनका कार्यक्षेत्र इतना बड़ा होता है कि एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो सकता, लेकिन सभी सदस्य अपने अपने हितों को पूरा करते रहते हैं। जैसे वर्तमान समाज में श्रमिक संघ, राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन और विभिन्न सामाजिक वर्ग ये द्वितीयक समूहों के उदाहरण हैं। आधुनिक शिक्षण संस्थाएं ये भी द्वितीयक समूहों का ही उदाहरण है, जहाँ लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हुए भी पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा विभिन्न परीक्षाएं पास कर लेते हैं। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं भी द्वितीयक समूह में आती हैं। वर्तमान समाज में द्वितीयक समूह की विशेषताएं अधिक बढ़ गई हैं और द्वितीयक समूहों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए लैंडिस ने इनको शीत जगत यानी कोल्ड वर्ल्ड नाम से संबोधित किया है। और आज के समाज में इन विशेषताओं की अधिकता के कारण आधुनिक समाजों को कुछ विद्वानों ने द्वितीयक समाज भी कह दिया है। धन्यवाद।